अभय दुबे जी ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आप किसकी वजह से हार गए, आप गुजरात में 3 दशकों से करीब क्यों सत्ता से आउट हैं, तब तो कोई आयम नहीं थी, तो कब तक आप दूसरों में एक कल्प्रिट ढूंढते रहेंगे, दूसरों पर कब तक आरोप लगाते रहेंगे? बीजेपी आपसे पूछ रही है। अदिति जी, चुनावों की जीत प्रांतों के संसाधनों की लूट की गारंटी नहीं हो सकती। प्रतिपक्ष को प्रदेश की और देश की जनता ने दायित्व ये दिया है कि वो मुखरता से सरकार का सही मार्ग प्रशस्त करे। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। देश के लोगों से कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी तो नकाब लगाकर रखती है, मुखौटा लगाती। देखिए, आप गूगल करिए, गुजरात एकमात्र प्रांत है जिसके 80% बच्चे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट अभी आई है, 80% बच्चे 5 से 49 महीने के एनीमिक हो गए, खून की कमी के शिकार हो गए, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 में 62% थे। क्यों सबसे ज्यादा गुजरात की महिलाएं खून की कमी की शिकार हैं? क्यों कुपोषण का शिकार हो गए बच्चे? जब लाखों करोड़ रुपए का बजटरी प्रोविजन किया तो ये संसाधन गए कहां देश को? बताइए तो सही। मैं तो बार बार पूछ रहा हूं, उद्योगों को कोड़ी के भाव आपने जमीन दे दी, किसान की आमदनी 27 रुपए प्रतिदिन रख दी, और जो गुजरात प्रांत के मोदी जी के दोस्त हैं अडानी जी, वो 1002 करोड़ रुपए क्यों कमाने लगे? देश इस बात का जवाब चाहता है। 12 करोड़। ठीक है, आपके सवाल का भी जवाब लूंगी, और बार बार हम अपने दर्शकों को यह भी बता रहे हैं कि ताल ठोके में आज हम बात कर रहे हैं। एक तरफ बीजेपी है जो विरोधियों पर अपशब्दों के इस्तेमाल का, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी पर अपशब्दों के इस्तेमाल का आरोप लगाती है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है वो बीजेपी पर गालियों का ही इस्तेमाल का आरोप लगाती है, और यह सब कुछ गुजरात की सियासी पिच पर हो रहा है। सुबह से शाम तक भारतीय जनता पार्टी के नेता केजरीवाल जी को गाली दे दे के वोट मांगते हैं। उनका कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष आता है, उससे पूछते हैं लोग, भाई क्यों वोट दें केजरीवाल जी को गाली। उनके मुख्यमंत्री आते हैं, भाई क्यों वोट दें केजरीवाल जी को 4 गाली। तो सुबह से शाम तक भारतीय जनता पार्टी के नेता सुबह उठते हैं, पानी पीने के बाद से केजरीवाल जी को गाली देने के साथ शुरू करते हैं, और रात को जब सोते हैं तो केजरीवाल जी को गाली देने के साथ सोते हैं। कोई पार्टी नहीं है जो आपसे आके स्कूलों की बात करती है। किसी पार्टी ने आके कहा कि स्कूल बनाएंगे, किसी पार्टी ने कहा कि बिजली मुफ्त करेंगे, किसी पार्टी ने कहा कि अस्पताल बनाएंगे, किसी ने कहा कि रोजगार देंगे। केवल हमारी पार्टी है जो लोगों के मुद्दों की बात करती है। दोस्तों, आपको अगर गुंडागर्दी करनी है, लफंगाई करनी है, उनकी पार्टी में चले जाना। अगर आपको गाली गलौज करना, उनकी पार्टी में चले जाना। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, स्कूल बनाने आते हैं मेरे को, अगर स्कूल बनवाने हैं मेरे पास आ जाना। मैं इंजीनियर हूं, मैं अगर बिजली चाहिए मेरे पास आ जाना, बिजली मुफ्त करनी है मेरे पास आ जाना, अस्पताल बनाने है मेरे पास आ जाना, सड़कें बनानी है मेरे पास आ जाना, पानी चाहिए, बिजली चाहिए मेरे पास आ जाना। और ये इस तरह की गुंडागर्दी करनी है तो उनके पास चले जाना। आज आपके पास एक ही चीज मांगने आया हूं, एक ही चीज मांगने आया हूं। आपने उनको 27 साल दिए, मेरे को 5 साल दे दो बस, मेरे को बस 5 साल दे दो। 5 साल में अगर मैं काम ना करूं, दोबारा आपके बीच में नहीं आऊंगा। वारिस पठान, बीजेपी कह रही है कि नंबर 1 को लेकर तो कंपटीशन ही नहीं है, कोई मुकाबला ही नहीं है। मुकाबला तो हो रहा है नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 के लिए। बीजेपी बोलती है अगर कोई मुकाबला ही नहीं है तो डिक्लेयर कर दो कि हम जीत गए, फिर चुनाव लड़ने की इतना करोड़ों रुपया खर्चा करने की जरूरत क्या है? बोल दो इलेक्शन कमिश्नर को कि नहीं हम जीत गए और कोई है ही नहीं हम रेस में, नंबर 2, 3, 4 सब गए घर पे जी। ये सब ढकोसलेबाजी है, कुछ नहीं होने वाला। इनकी जमीन खसकती हुई इनको दिख रही है, इसीलिए तो इतनी रैली कर रहे हैं, इसीलिए तो मोदी जी, अमित शाह, नड्डा जी, पूरा बीजेपी का पूरा कैबिनेट वहां पे पहुंच गया है गुजरात के अंदर। क्यों? अगर इतने साल काम किए होते, 27 साल, तो ये नौबत नहीं आती ना। काम करेंगे नहीं तो जनता उठा के फेंक देगी, यही होने वाला है। इसी वजह से सबके सब वहां पे हाजिर हो गए हैं। अब बात नंबर 2, आदित्य जी, कांग्रेस के प्रवक्ता ने क्या कहा? एक सेकंड, आपने कहा इनकी जमीन खिसक रही है। एक सेकंड, आपने कहा इनकी जमीन खिसक रही है। इनकी जमीन कौन खिसका रहा है? कौन खींच रहा है इनके पांव के नीचे से जमीन? खिसका रहा है जनता, क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम कांग्रेस है। काम नहीं किया तो आम आदमी पार्टी खींच रही है कि इनके नीचे, इनके पांव के नीचे से जमीन कौन खींच रहा है? अरे वो रेस वेस में नहीं है, वो छोटा रिचार्ज है। वो मोदी के बोलने पे वहां पे पहुंच गए हैं, वो हिंदू की होड़ में आ गए कि मैं बड़ा हिंदू की आइडियोलॉजी को मानने वाला हूं, मोदी जी हिंदू की आइडियोलॉजी में कम है, मैं उनसे बड़ा हूं। वो तो बोल दिए कि नोटों के ऊपर भी भगवान की मूर्ति लगा दो।
वो इसको बिल्किस बानो पे सवाल करो तो बोलते नहीं नहीं नहीं, हम उस पर जवाब नहीं देने वाले हैं, हम विकास की बात करेंगे। अरे आदित्य जी, आपको पता है पूरे गुजरात स्टेट का सालाना बजट है 2,50,000 करोड़, 2.5 लाख करोड़। इन्होंने जाके ऊपर रेवड़ी बांट दी कितने की? 3 लाख करोड़ की। अरे 50,000 करोड़ एक्स्ट्रा कहां से लाएंगे? क्या गफलेबाजी करेंगे? फिर किसी को जेल के अंदर धमकी धमाका देंगे? किस तरह से लाएंगे 50,000 करोड़ की एक्स्ट्रा पैसा? वो भी नहीं पता है, बस झूठ बोल दिया और बोलते मुझे एक बार 5 साल के लिए मौका दे दो ताकि मैं पूरा गुजरात को लूट के निकल लूं। अरे तो उनकी बात पे आप कहां जाते हो? ये सब ढकोस ले। गुजरात की जनता बहुत समझदार है, सोच समझ के इस मर्तबा वोट डालेगी। उन्होंने इतने सालों से देखा है कौन क्या है, विकल्प नहीं था। आज हम विकल्प के तौर पे जा रहे हैं आदित्य। गुजरात की जनता ने हमको दुआओं से नवाजा है। कितनी सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं गुजरात में? बीजेपी का विकल्प आप खुद को बता रहे हैं। एक सेकंड, आप कितनी सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं गुजरात में? 13 पे लड़ रहे हैं ना। अब पता चल जाएगा 182 के अंदर 13 पे हम लड़ रहे हैं चुनाव। बाकी देख लेते हैं कांग्रेस कितने ला लेती है। तो आप कह रहे हैं हम विकल्प है बीजेपी का। नहीं, हाँ तो आप क्लेम कर रहे हैं कि बीजेपी का विकल्प, आप खुद को बता रहे हैं ना भाई। अरे हम तो सब पार्टी का विकल्प बता रहे हैं। बीजेपी थी, कांग्रेस थी वहां पे इतने सालों से। एक विकल्प के तौर पे जाएंगे ना डेमोक्रेसी के अंदर। तो आदित्य जी, अरे बीज तो बोना पड़ेगा ना। जब बीज बोएंगे जाके तभी तो फल निकलेगा। और फल निकलेगा आज नहीं कल। वारिस पठान का बेटा जाके बोलेगा हाँ हमारी इतनी सारी सीट है गुजरात में। ये तो स्टार्ट तो करना पड़ेगा ना। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के अंदर सबको अधिकार है, तो हमको अधिकार नहीं है। अरे बूंद बूंद से समंदर बनता है ना आदित्य जी, कतरे कतरे से समंदर बनता है। इंशाल्लाह को यकीन है हमको गुजरात की जनता दुआओं से नवाजेगी। खाता खोलेंगे, आज नहीं कल जीतेंगे। हार जीत अल्लाह के हाथ में, मगर हम जाएंगे, लड़ेंगे, डेमोक्रेसी को मजबूत करेंगे। हिस्सेदारी की लड़ाई है। अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं बोलने जा रहा था। अभी वो जो रैली वाला मोड है वो आपका आज इस डिबेट में भी ऑन है। कोई नहीं, जवाब लीजिए। प्रेम शुक्ला जी से जवाब लीजिए। प्रेम शुक्ला जी ये कह रहे हैं आपके तो पांव के नीचे की जमीन खींची जा रही है। हालांकि क्रेडिट वो खुद लेना चाह रहे हैं, वो बात और है कि 182 सीटों में अभी 13 की ही बात कर रहे हैं। पर वो कह रहे हैं आप तो इतना डरे हुए हैं कि आपने प्रधानमंत्री से लेकर जितने भी बड़े मिनिस्टर्स हैं, आपके जितने भी स्टार कैंपेनर्स हैं, सबको लगा दिया है क्योंकि आप डरे हुए हैं गुजरात बचाने के लिए। देखिए, हम तो हर जगह अपने स्टार कैंपेनर्स उतारते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हर राज्यों के चुनाव में जाते हैं। वो उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी गए थे, उत्तराखंड के चुनाव में भी गए थे, हिमाचल प्रदेश के चुनाव में भी उनका जाना हुआ, मणिपुर के चुनाव में भी वो गए, पूरे देश के चुनाव में जाते हैं। और हमारा जो है पन्ना समितियों के सदस्यों से लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री तक हम सारे लोग जो है, जो हमारी एक जो जनसंघ के ज़माने से आज तक हमारा वो है कि हम हमेशा जो है जब चुनाव लड़ते हैं तो पूरी शिद्दत के साथ लड़ते हैं। अब किसी के पास जो है कोई हो ही नहीं, एक ही नेता कुल मिला के गिन के हो और 10-12 सीटों पर लड़ रहा हो, और उसके बाद अगर वो कल्पना कर रहा हो कि वो जो है भारतीय जनता पार्टी से वही मुकाबला कर रहा है, तो हसीन सपने देखने का और डींगे हाँकने का हर किसी को संवैधानिक अधिकार है। तो डींगे हाँकने के वारिस पठान के संवैधानिक अधिकार का मैं आदर करता हूँ। ठीक है, आप वारिस पठान के अधिकार का आदर करते हैं और आपने जो बात उठाई है उस पर जवाब देने का, वारिस पठान के जवाब देने का जो हक है उसका मैं आदर करती हूँ। लेकिन वारिस पठान, मुझे आप प्लीज कुछ मिनट दें क्योंकि